आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, ऑटोबायोग्राफी ऑफ निकोला टेस्ला, जो सदी के सबसे बड़े जीनियस साइंटिस्ट और विजनरी हैं, हम उनकी ऑटोबायोग्राफी को रिव्यू कर रहे हैं। इसका भाग 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, उसको जरूर देखिए, क्योंकि उसमें हमने काफी चीजें देखी। उनका बचपन देखा, उनको बिहेवियर देखा कि कितना अजीब टाइप का बिहेवियर था और कितने बड़े शुरू से ये जीनियस रहे हैं, और उनके कॉलेज ईयर्स देखे। और उसके बाद वो अमेरिका आते हैं, उनके पास पैसे नहीं होते हैं। एडिसन की कंपनी उनको हायर करती है। एडिसन बोलते हैं कि मेरा जनरेटर खराब है, सही कर दो, $50,000 तुमको दे दूंगा। टेस्ला सही कर देते हैं, लेकिन एडिसन उनको कुछ नहीं देते हैं। दिमाग खराब हो जाता है टेस्ला का, वहां से रिजाइन कर देते हैं। और उसके बाद अपनी अल्टरनेटिंग करंट वो 1887 में बनाते हैं। अब हम उसका पार्ट 2 देखेंगे कि किस तरह से चीजें आगे बढ़ती हैं और भैया आने वाली लाइफ जो है कितनी जबरदस्त डिफिकल्ट कठिन हो जाती है निकोला टेस्ला के लिए। ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। इस लेक्चर के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो मेरे फेसबुक पेज sid_education कनेक्ट पे आप बेझिझक पूछ सकते हैं। किसी भी चीज को लेके कोई भी क्वेरी हो, ये पेज ही मैंने सिर्फ क्वेरीज के लिए ही बनाया है, फॉलो करने के लिए नहीं बनाया है। आप चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो वो आप मुझसे पूछे, मैं आंसर करूंगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने देखा था कि 1887 में भैया एसी डेवलप होती है, अपनी इंडक्शन कॉइल होती है, और इंडक्शन मोटर मैंने पिछले लेक्चर में मैंने बताया भी था कि किस तरह से काम करती है। बड़ी प्रॉब्लम होती है। एडिसन के सामने टेस्ला, दोनों आमने सामने। एडिसन की ऑलरेडी जो कंपनी होती है वो एस्टैब्लिश हो चुकी होती है, ठीक है? डायरेक्ट करंट के वो बिल्कुल निर्माता रहते हैं। एडिसन ने बल्ब इन्वेंट किया रहता है, ठीक है? तो बिजली का श्रेय उन्हीं को ही जाएगा। मतलब उस समय जो लोग बोलते थे कि भैया थॉमस अल्वा एडिसन ही है हमारे करता धरता, टेस्ला का कहीं नामो निशान था नहीं, बहुत लोकप्रिय थे नहीं। लेकिन अल्टरनेटिंग करंट डेवलप करने के बाद लोग पहचानने लगे। इवन जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी आगे आने लगी, और इसमें सबसे बड़ी कंपनी थी वेस्टिंग हाउस। जॉर्ज वेस्टिंग हाउस जो थे, इन्होंने सबसे इस चीज को पहचाना। तो ये जो हैं ये खरीदते हैं टेस्ला, इनको शोकेस करते हैं। उस समय बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और इनकी वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनी थी, इलेक्ट्रिक कंपनी थी। तो उनको शोकेस करते हैं टेस्ला कि देख लीजिए भैया अल्टरनेटिंग करंट क्या कर सकता है। वो बिल्कुल समझ जाते हैं, भैया बिजनेसमैन ऐसे ही होते हैं। अगर आप जितने भी आप बड़े बड़े बिजनेसमैन देखेंगे, सबसे बड़ी बात ये होती है कि उनका विजन बहुत बढ़िया होता है। वो देख लेते हैं कि कहां पे पैसा है, किस चीज में पैसा है। 1000 में से 5 या 6 बिजनेसमैन सक्सेसफुल होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनका फ्यूचर आउटलुक बहुत जबरदस्त होता है। तो जॉर्ज वेस्टिंग हाउस ये भाप जाता है, और इनका वेस्टिंग हाउस कॉर्पोरेशन जो है वो पूरा का पूरा इनका जो डिजाइन है वो खरीद लेता है। $60,000 उस समय काफी बहुत ज्यादा बड़ी रकम थी, ठीक है? इतने का पूरा बाय करता है, और प्लस इनको $2.5 रॉयल्टी मिलेगी, ठीक है? मतलब जो भी जो 1 हॉर्स पावर प्रोड्यूस होगी, ठीक है? 1 हॉर्स पावर इक्वल टू कितने वॉट होता है, ठीक है? पावर का यूनिट वॉट होता है ना, तो 1 हॉर्स पावर इक्वल टू कितने वॉट होता है, कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है? तो उतने पे इसको रॉयल्टी मिलेगी। रॉयल्टी प्रॉफिट होता है भैया, आपको चाहिए ना, ठीक है? अगर आप किसी कंपनी को बेच रहे हैं कुछ भी, तो आपको उसमें से प्रॉफिट चाहिए, तो ये प्रॉफिट होता है रॉयल्टी। तो ये तो काफी ज्यादा, मतलब मिलेनियर्स, एक तरह से करोड़पति हो गए टेस्ला, ठीक है? तो ये चीज होती है। तो वेस्टिंग हाउस का पीछे से पूरा का पूरा सपोर्ट होता है, और इधर टेस्ला एकदम भरपूर तरीके से इनके साथ जुड़ जाते हैं और अपने अल्टरनेटिंग को प्रमोट करने में लग जाते हैं। अल्टरनेटिंग करंट मैंने पहले ही बता चुका हूं पार्ट 1 में कैसे काम करता है। अल्टरनेट करता है ये, ठीक है? डायरेक्ट करंट क्या करता है कि वो पूरे लूप्स में जाता है, ठीक है? जिससे काफी एनर्जी वेस्ट होती है। लेकिन अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है कि वो अल्टरनेट करके, मतलब एक साइड इस साइड, एक साइड इस साइड, ठीक है? इस तरह से वो प्रोड्यूस करता है। तो इससे काफी एनर्जी की भी बचत होती है, ठीक है? तो ये बहुत अच्छी चीज होती है। तो इसीलिए अल्टरनेटिंग करंट को काफी प्रेफर किया जाता है भैया, ठीक है? लेकिन उधर एडिसन भी है। एडिसन पुरजोर कोशिश लगा देते हैं इनको बर्बाद करने की। अब अगर उधर से एडिसन की कंपनी पुरजोर कोशिश कर रही है, तो इधर टेस्ला के पीछे जो वेस्टिंग हाउस है ये भी पुरजोर कोशिश करेगा, जिसकी वजह से करंट वॉर छिड़ जाती है, एसी वर्सेस डीसी। और टेस्ला, जो वेस्टिंग हाउस होता है, वो पूरी तरह से फाइनेंशियली ड्रेन हो जाती है, एकदम मतलब बिक जाती है। तो जिसकी वजह से टेस्ला अपना रॉयल्टी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देते हैं। इतने ऑनेस्ट होते हैं वो चाहे तो ना भी तोड़ते, पूरा का पूरा पैसा ले लेते, लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं। जो चीज उनको मिलेनियर बना सकती थी,
उस रॉयल्टी कॉन्ट्रैक्ट को वो तोड़ देते हैं। वो बोलते हैं ये ज्यादा जरूरी है। इसकी हम और स्टोरी जानते हैं। देखिए क्या होता है, एडिसन क्या करते हैं कि एक प्रोपागेंडा कैंपेन चलाते हैं, ठीक है, कि कितनी ज्यादा डेंजरस है अल्टरनेटिंग करंट और उनका डायरेक्ट करंट कितना अच्छा है। मान लीजिए अभी फेसबुक है, ठीक है, अभी की मैं बात कर रहा हूं, और कोई एक अपना इंटरफेस लेके आता है, कोई भी, ठीक है, हैंडबुक मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए इंडिया ने बनाया है। अब यहां के मार्क जकरबर्ग कहते हैं एक प्रोपेगेंडा कैंपेन चला दें, ऑलरेडी ये सेटअप कंपनी है कि भैया ये कितना डेंजरस है। आप सोचिए, इसको तो सब नकार देंगे ना, क्योंकि ऑलरेडी फेसबुक बहुत सेटअप, वेल सेटअप कंपनी है। उस समय एग्जैक्टली यही हुआ था। डीसी वेल एस्टैब्लिश थी और पूरा का पूरा एसी को लोगों ने नकारना शुरू कर दिया। इसके लिए क्या किया था भैया, बहुत बुरे मेजर्स अप्लाई किए थे एडिसन ने। इलेक्ट्रोक्यूशन स्टार्ट कर दिया था, शॉक देना लोगों को स्टार्ट कर दिया था। एनिमल्स को शॉक देते थे एसी करंट से कि देखो कितनी ज्यादा घर खतरनाक है ये। 1890 में पहला इलेक्ट्रोक्यूशन कंडक्ट हुआ। एक इंसान को शॉक देके, बिजली देके, अल्टरनेटिंग करंट देके मार दिया गया, और वो इतना जबरदस्त था, इतना खतरनाक नजारा था कि फांसी से भी खतरनाक था वो, ठीक है। तो भैया इंसानों तक की जान लेने पे यहां पे आतुर हो गए एडिसन। क्यों? उनको बस ये वॉर जीतना था। ये डीसी वॉर, उनको एसी का और डीसी का वॉर जो था वो थॉमस एल्वा एडिसन को जीतना था। देखिए देखिए, एक चीज मैं और बता दूं कि अपनी बायोग्राफी में एक चीज बताते हैं, एक चीज बोलते हैं, मतलब निकोला टेस्ला एडिसन के बिजनेस पार्टनर होते हैं, ठीक है। तो टेस्ला एक दिन उनके साथ ऐसे घूम रहे होते हैं, तो टेस्ला वो बोलते हैं कि मुझे एक बात बताइए कि एडिसन एक बहुत बड़े इन्वेंटर है, लेकिन एक बिजनेस इतना अच्छा वो कैसे चला लेते हैं। तब उन्होंने एक आदमी दिखाया, उनसे पूछा कि तुम बताओ कि इसका वजन कितना होगा। तो टेस्ला ने बोला कि शायद 150 160 पाउंड्स, ठीक है। वो गए, उसके बाद वही थोड़े दूर पर एडिसन अपना काम कर रहे थे, उनसे पूछा सर ये बताइए कि इनका वजन कितना होगा। तो एडिसन ने बोला 141, एग्जैक्ट 141 था। तो वही वो टेस्ला को बताते हैं कि थॉमस एल्वा एडिसन एक जीनियस तो है ही, बहुत ही जबरदस्त इंस्टिंक्ट है उनका, ठीक है, और बहुत ही एक्यूरेट वो प्रेडिक्शन करते हैं। तो एडिसन एक इन्वेंटर थे ही, साथ में बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे, ठीक है। टैक्टिकली और अपने एक्यूरेट प्रेडिक्शन के कारण उनका बिजनेस बहुत बड़ा सक्सेस रहा था। तो उनसे पंगा लेना इतना आसान नहीं था, और टेस्ला एक बिजनेसमैन नहीं थे, वो एक इन्वेंटर थे, ठीक है। हालांकि पीछे जॉर्ज वेस्टिंग हाउस उनका खड़ा था, ठीक है। तो ये चीज पूरी की पूरी हुई थी। अब फाइनली इन्होंने 1889 में अपनी टेस्ला कॉयल बनाई, ठीक है। और पूरा का पूरा कॉयल, ये देखिए कॉयल्स होती है, इसमें करंट जाता है। ये कॉयल जो होती है ना, इसको वाउंड किया जाता है, जैसे कंडक्टर है, मान लीजिए एक कंडक्टर हमने ऐसे बना दिया, ठीक है। तो इसमें जो कॉइल्स हम ऐसे वाउंड करते हैं, इसके इर्द गिर्द उसी में कंडक्टर जाता है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, और जो काम करवाता है, मतलब जो भी अगर बिजली, ईएमएफ मतलब एक तरह से वोल्टेज, ठीक है। तो जिसकी जो मतलब, तो वो काम करता है, इस तरह से चीजें काम करती हैं। टेस्ला की बता रहा हूं, एसी का जो इंडक्शन पे जो बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो इस तरह से काम करते हैं। तो इन्होंने अपनी टेस्ला कॉइल बनाई और वायरलेस ट्रांसमिशन का आइडिया इन्होंने दे दिया। वायरलेस ट्रांसमिशन आज एंटीना के थ्रू होता है, टेस्ला ने उसी समय सोच लिया था। बड़े बड़े उन्होंने एक बहुत बड़ी लेबोरेटरी सेटअप की थी और पूरा का पूरा सेटअप बड़ा सा किया था, ठीक है। इस तरह से कॉइल थी और लंबे लंबे शाफ्ट लगे थे, हालांकि इसको मैं अभी आगे समझाऊंगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। फिर 1893 में जॉर्ज वेस्टिंग हाउस ने बोला कि अरे रुको, अभी एडिसन की ऐसी की तैसी। उन्होंने क्या किया, एक इलेक्ट्रिक फेयर लगा दिया कोलंबिया में, और वो जबरदस्त प्रदर्शनी लगाई अल्टरनेटिंग करंट की कि एडिसन का दिमाग खराब हो गया। एडिसन ने बोला था कि टेस्ला मेरे कोई भी मतलब बल्ब जो उन्होंने इन्वेंट किया था और जो उनके पास टेक्नोलॉजी थी, 1% भी उसका यूज नहीं करने वाले। टेस्ला ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया, टेस्ला ने खुद की टेक्नोलॉजी बना ली, ठीक है। तो 1893 में ये बहुत बड़ा एक्सपो होता है, काफी सक्सेसफुल एक्सपो होता है। उसके बाद फिर जो जेपी मॉर्गन है वो भी टेस्ला के प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए बिल्कुल राजी हो जाते हैं, क्योंकि भैया वेस्टिंग हाउस तो बैंकरप्टी हो जाती है, ठीक है। लेकिन 1901 में बहुत बुरी चीज होती है, कुछ ऐसा होता है जो बिल्कुल भी बर्दाश्त के बाहर हो जाता है टेस्ला के। क्या होता है, चलिए आगे देखते हैं।
अब क्या होता है कि 1895 में ये नाइग्रा फॉल्स, ये सबसे बड़ी, वैसे तो 1893 का टाइम था, ये सबसे बड़ी विक्ट्री थी कि नाइग्रा फॉल्स को यूज करते हैं ये एसी अल्टरनेटिंग करंट को हार्नेस करने के लिए। और 2.4 मिलियन किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी, आप समझ सकते हैं कितना होता है, एक पूरे के पूरे लास वेगस को आराम से ये बिजली दे देगा। इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी होती है भैया। 100 वॉट या 60 वॉट का तो आपको बल्ब ही होता है। आप सोच लीजिए कि कितना ज्यादा होगा। 2.4 मिलियन, 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख, तो 2.4 को इंटू 10 लाख से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इतना वॉट इलेक्ट्रिसिटी, किलोवाट, किलो यानी कि इंटू 10 टू द पावर 3 फर्दर, तो इतना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पूरे के पूरे ये प्रोड्यूस करेंगे। नाइग्रा फॉल्स भैया बहुत बड़ी फॉल्स है, बहुत बड़ा वेंचर होता है भैया, ठीक है। तो वहां पे ये पूरा ये डेमोन्स्ट्रेट करते हैं और फाइनली अल्टरनेटिंग करंट जो है वो पूरे देश में लोकप्रिय हो जाता है। फिर यूरोप जाता है, यूरोप से फिर और जगह ये फैलने लगता है। बफेलो पहला सिटी बना था अमेरिका में जो कि इस एसी से जनरेट करने वाला शहर था। और मैं इसकी बात कर रहा था, देखिए ये वायरलेस ट्रांसमिशन की बात बोली थी निकोलाई टेस्ला ने। आप ये देख सकते हैं, ये जो है ना, ये कॉइलिंग है ये, ठीक है, ये कंडक्टर की कॉइलिंग है। और ये आप देख सकते हैं ये शाफ्ट है। ये अभी तो एंटीना है, अब तो आप एंटीना, ये तो वायरलेस ट्रांसमिशन होते हैं, उस समय तो नहीं था ऐसा। तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, इसके लिए बहुत ज्यादा पैसा चाहिए था। जेपी मॉर्गन ने इनको पूरी तरह सपोर्ट किया था ये, ठीक है। तो ये चीज थी। अब ये क्या करता है कि यहां पे जैसे ही वोल्टेज चेंज होगा, जैसे ही करंट यहां पे दौड़ेगा, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, जिसकी वजह से ईएमएफ जो है ये नीचे जाएगा, ठीक है। ये अर्थ के नीचे जाएगा और अर्थ खुद एक कंडक्टर है, तो वो प्रोपगेट करता है, ठीक है। अर्थ बिजली जो है वो प्रोपगेट करेगा और आराम से मीलों किलोमीटर तक, मतलब मीलों तक, ये मीलो और किलोमीटर एक साथ बोल रहा हूं, थोड़ा सा स्लिप ऑफ टंग हो गया, आई एम सॉरी, मीलों तक ये ट्रैवल कर सकती है। इसको कहते हैं ग्राउंड वेव प्रोपगेशन। इस समय देखिए दो तरह के प्रोपगेशन होते हैं, एक होता है ग्राउंड वेव प्रोपगेशन और एक होता है स्काई वेव प्रोपगेशन, ठीक है। फिर इसी में ही स्पेस वेव भी आता है। ग्राउंड वेव मतलब जैसे कि एंटीना होता है ना, एंटीना से हम वेव को प्रोपगेट करते हैं, ठीक है, वायरलेस ट्रांसमिशन जिसको कहते हैं, क्योंकि ये ग्राउंड से जुड़ा होता है। स्पेस वेव सैटेलाइट या फिर आयनोस्फीयर से जो वेव जो है वो रिफ्लेक्ट होती हैं, ठीक है। ये रेडियोज में बेसिकली यूज होता है, जो रेडियो ट्रांसमिशन और जो चैनल ब्रॉडकास्टिंग होता है वो स्पेस वेव को, स्काई वेव को यूज करता है, ठीक है। और सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती हैं, ठीक है, सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये प्रोजेक्ट था इनका, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि 1901 में मार्कोनी ने बना दिया रेडियो। ये प्रोजेक्ट बेकार हो गया, इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। टेस्ला की सबसे बड़ी ये नाउम्मीदी थी और बहुत परेशान हो गए थे इस डिसीजन से, क्योंकि सबसे बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट था उनका। उस समय अगर ये सक्सेसफुल हो जाता तो आज मार्कोनी नहीं, टेस्ला को बोला जाता कि सबसे पहला रेडियो जो ट्रांसमिशन था, ठीक है, वो इन्होंने किया। लेकिन उन्होंने रेडियो बना दिया और आप विश्वास नहीं करेंगे कि 17 डिजाइन यूज किए थे मार्कोनी ने, और ये 17 डिजाइन टेस्ला के ही थे। तो ये टेस्ला के ही डिजाइन को यूज करके मार्कोनी ने भैया रेडियो का आविष्कार कर दिया, जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम और बहुत बड़ा डिस्ट्रेस बन गया निकोला टेस्ला के लिए। बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। जेपी मॉर्गन ने फिर हाथ खींच लिया। अब भैया जाहिर सी बात है ना, जब ऑलरेडी रेडियो इन्वेंट हो चुका है, रेडियो ट्रांसमिशन हो चुका है, वायरलेस ट्रांसमिशन प्रूव हो गया है, तो वो क्यों फंड करेंगे? टेस्ला उनके रिश्तेदार थोड़ी ना है। पूरा हाथ खींच लिया। टेस्ला ने बोला कि भैया ऐसा नहीं है, मैं इसको और ब्रॉड स्केल पे ले जाऊंगा, आप मुझ पर विश्वास करिए। जेपी मॉर्गन ने बोला सॉरी मेट, आई कांट हेल्प यू, ऐसा ही बोला होगा। तो ये बड़ी दुखद थी टेस्ला के लिए। और टेस्ला एक चीज और बोलते थे कि ह्यूमन एज अ कंडक्टर यूज हो सकते हैं। देखिए हम में भी कुछ एम्पियर का करंट हमेशा फ्लो होता रहता है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी वो होती है, ठीक है। तो कुछ एम्पियर का हमेशा फ्लो होता रहता है। तो क्या था, उन्होंने बहुत ही जबरदस्त चीज बनाई थी, टेस्ला कॉइल। एक इस तरह से उन्होंने टेस्ला कॉइल डिजाइन की थी कि क्या था कि जैसे मान लीजिए कि आप खड़े हुए हैं यहां पे, आप यहां पे खड़े हुए हैं और ये टेस्ला कॉइल में, ये टेस्ला कॉइल है, यहां से करंट जाएगा, ग्राउंड से जाएगा और आप तक पहुंचेगा, और आप एक बल्ब को छुएंगे तो बल्ब जलने लगेगा। आपने एक बल्ब को हाथ में पकड़ा, बिजली आपके अंदर आई और वो बल्ब जलने लगेगा। तो ये तो ह्यूमन इलेक्ट्रिसिटी हो गई।
कमाली हो गया ना, ये बहुत ही नेग्लिजिबल पावर रहेगी, ठीक है। हम ही एज अ कंडक्टर यूज होंगे, ठीक है, क्योंकि भैया हम भी क्या है, हम में भी तो वही एलिमेंट्स है ना, हम में भी तो वही एटम्स हैं जो कि यूज होते हैं। करंट अल्टीमेटली क्या है, अल्टीमेटली क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इस तरह से, खैर वो डिजाइन अलग था, तो ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी मतलब क्रांति लाने वाला आइडिया था, लेकिन ये इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। बहुत सी ऐसी चीजें थी टेस्ला की जो इंप्लीमेंट नहीं हो पाई, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी, तो इस चीज ने काफी परेशान किया टेस्ला को, बहुत ही ज्यादा परेशान किया। और इसी बीच 1895 में भी इनकी टेस्ला की जो लैब थी वो पूरा का पूरा आग लग गई उसमें। वैसे ही बहुत ज़्यादा परेशान, ऊपर से आग लग जाना और बहुत बड़ी प्रॉब्लम। 1901 में रेडियो का ऑलरेडी दिसंबर 1901 में मार्कोनी ने ऑलरेडी इन्वेंट कर दिया था रेडियो, तो ये और बड़ी दिक्कत। तो ये सब चीज़ों ने टेस्ला को बहुत ही परेशान कर दिया और उनका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। भीख मांगते थे वो सबसे, हाथ जोड़ के बोलते थे कि मुझे फंडिंग दे दो। सबको बहुत मनाया उन्होंने, लेकिन उनको फंडिंग नहीं मिली। सदी का सबसे बड़ा जीनियस जिसने हमको सब कुछ दिया, उसकी ऐसी हालत थी, ठीक है, कि मतलब आप सोचिए उस समय कितना ज़्यादा क्या रहा होगा उनके साथ। नर्वस ब्रेकडाउन उस 1900 के अराउंड हो गया था टेस्ला का। लेकिन टेस्ला का जीनियस जो था वो बहुत फेमस हुआ था, बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे टेस्ला अपने इस जीनियसनेस की वजह से। लोग बहुत ज़्यादा उनको मानने लगे थे, कहते कि वाकई में भैया ये इंसान अलग ही है, और एक सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट करे जाने लगे थे टेस्ला। लेकिन बाद में चीज़ें सही नहीं बैठी। और एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि जो इनके साथ असिस्टेंट काम करते थे वो बोलते थे टेस्ला एक बहुत ही जनरस इंसान है, बहुत ही जेंटलमैन है, बहुत ही हम्बल इंसान है। टेस्ला पब्लिक मीटिंग्स को बहुत ही अवॉइड करते थे। इसलिए नहीं कि वो पब्लिक से चिढ़ते थे, नहीं बिल्कुल नहीं, इसलिए क्योंकि वो इतना इंटरैक्ट नहीं कर पाते थे, ठीक है। उनको बड़ी घबराहट सी होने लगती थी। वो औरतों से हमेशा दूर रहते थे, कहते थे कि वो औरतें जो हैं वो सुपीरियर नहीं, बहुत ज़्यादा सुपीरियर होती हैं मर्दों से। फीमेल जो होती है वो काफ़ी सुपीरियर होती है, इसलिए मैं जो हूँ उनके लायक नहीं हूँ, ऐसा टेस्ला का मानना था, ठीक है। और वो पूरी तरह से पब्लिक डीलिंग को अवॉइड करते थे। जो भी उनके जो भी आइडियाज़ थे वो उनके असिस्टेंट जाके इंटरप्रेट करते थे। तो इस तरह के था, ठीक है। तो फाइनली अगेन टेस्ला ने अपना जो पूरा का पूरा लैब का ऑपरेशन था वो वार्डन क्लिफ में, ये जो पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट है ये वार्डन क्लिफ पे था, ठीक है। तो वहां पे ये इन्होंने पूरा का पूरा शिफ्ट किया। उसके बाद फिर क्या हुआ कि अगेन जैसा कि मैंने बताया, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता ही चुका हूं कि जब इस पूरी चीज़ का इन्वेंट होता है, रेडियो का इन्वेंशन होता है, तो सारी चीज़ें क्या होती है कि मतलब लोग अपना हाथ खींच लेते हैं। तो टेस्ला को बड़ी दिक्कतें आ जाती हैं। और टेस्ला इसमें एक और बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि डेप्ट बहुत हो जाता है, टेस्ला के ऊपर कर्जा भी बहुत हो जाता है। तो उसकी वजह से उनको अपना सारा का सारा सब कुछ बेचना पड़ता है, जो भी चीज़ें होती हैं उन सारी चीज़ों को चुकाने के लिए। उसके बाद जो होता है, टेस्ला एक होटल से दूसरे होटल पे जाते हैं, वहां पे वो बिल पेमेंट नहीं करते और उनका जो बिहेवियर होता है बड़ा एब्रप्ट हो जाता है, ठीक है। एक होटल से दूसरे होटल पे जाते हैं, हालांकि ऑफिसेज भी वो कुछ अपने ओपन करते हैं, ठीक है, लेकिन अगेन चीज़ें बिल्कुल भी काम नहीं करती हैं सही से। और उनका जो ये माइग्रेशन होता है वो कंटिन्यू रहता है उनकी डेथ तक। और 1925 आने तक ये पूरा का पूरा बैंकरप्ट हो जाता है, इनके पास कुछ नहीं बचता है, ठीक है। बहुत दिक्कत हो जाती है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जब वो होटल्स में रुकते हैं तो वहाँ के जो मतलब जो बिल्स होते हैं वो पे नहीं कर पाते हैं ये, और इनके खर्चे बड़े होते हैं। एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि टेस्ला जो थे वो पिजन से बड़ा प्यार करते थे, ठीक है। इवन जब वो अमेरिका या जब अपने घर से बाहर जा रहे थे तो उनको बड़ा ये दुख हुआ कि जो मेरे गिनी पिग्स हैं, जो पिजन्स हैं, जो चिड़ियाँ हैं, क्योंकि नेचर से बहुत ज़्यादा अटैच थे, बहुत ही ज़्यादा अटैच थे टेस्ला, इनसे मैं दूर चला जाऊँगा। तो कबूतरों से बड़ा प्यार करते थे। अगर कोई कबूतर घायल होकर गिरता था तो उसको लेके आते थे, बाकायदा उसकी सर्जरी करते थे, उसके बाद उसको वापस भेजते थे। इन्फर्मरी भी खोलना चाहते थे पिजन्स के लिए, तो लोग समझते थे पागल हो गया है ना, ये क्या कर रहा है, ठीक है। और बहुत परेशान हो जाते थे, जो होटल वाले बहुत परेशान हो जाते थे कि उससे गंदगी बहुत ज्यादा होती थी और बड़ा खर्चा होता था, ठीक है। काफी चीजें ये टेस्ला इस मतलब पिजन्स पे काफी उन्होंने स्पेंड किया, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। अब अगेन फाइनली क्या होता है कि आप देख सकते हैं कि पहले सेंट रेगिस 1923 में होटल में वो थे, उसके बाद देन होटल पेनिसिल्वेनिया में 1930 में मूव किए। फाइनली क्लिंटन
और उसके बाद 1934 से ये न्यूयॉर्क होटल में रहे, जहां ये अपनी डेथ तक रहे। 10 साल इन्होंने पूरा का पूरा बिताया। लेकिन अल्टीमेटली $125 इनको मिलते थे पर मंथ। भैया वेस्टिंग हाउस कंपनी इनको ऐसा नहीं छोड़ेगी, तब तक वेल स्टैब्लिश हो गई थी। इनके बहुत महान महान काम थे। उन्होंने कहा कि बेटर है कि इनको फंड करो, बहुत महान साइंटिस्ट है, बहुत लोगों की हेल्प भी की है, तो ये बेटर यही है कि इनको हम लोग फंड करें। तो ये सारी चीजें थी। अब क्या था कि जैसा मैंने बताया कि 3 नंबर से काफी लगाव था। 369 इनकी थ्योरी थी कि भैया सब कुछ इसके मल्टीपल्स में है। जो इसको समझ गया, मैं भी अभी इसको समझने की कोशिश कर रहा हूं, है ना, वो पूरे यूनिवर्स को समझ जाएगा। ठीक है, तो 369 इनकी थ्योरी थी। 3 नंबर से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड थे। 3327 इनका नंबर भी यही था। आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा 3 से डिविजिबल है ना। और जो भी ऑर्डर करते थे वो 3 के मल्टीपल्स में ही होता था, होटल के मैनेजर बताते थे। तो थोड़ी अजीब व गरीब इनकी हरकतें थी, है ना। फाइनली निकोलाई टेस्ला की जो डेथ होती है 1943, 7 जनवरी 1943 में इनकी डेथ होती है। और बहुत ही ज़्यादा ये दुखद होती है। एक्चुअली एग्जैक्ट डेट हम नहीं बता सकते, जनवरी 7 है कि जनवरी 5 है कि 6 है, क्योंकि ये अपने होटल में मृत पाए गए थे। अब कुछ लोग बोलते हैं कि 2 दिन पहले ही डेथ हो गई थी इनकी, उसके बाद इनकी बॉडी को डिस्कवर किया गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। और वहाँ पे भी ये पूरा का पूरा बहुत प्रॉब्लम में रहते हैं। ठीक है, अलग अलग चीज़ें डिस्कवर करते रहते हैं और इनके थॉट्स जो हैं वो बार बार आते रहते हैं और विजन्स इनका कभी भी पीछा नहीं छोड़ते हैं। तो इतनी चीज़ें डिज़ाइन करने के बाद 19 मतलब जब इन्होंने टेस्ला कॉइल इन्वेंट की थी, उसके बाद इनके पेटेंट्स ही यूज होते गए। ठीक है, पूरी की पूरी दुनिया इन्हीं के पेटेंट यूज करती गई और उसके बाद भी इनको भुला दिया गया। ठीक है, तो ये थी बहुत ही दुखद एंड हुआ था इस साइंटिस्ट का। जो एक्लेम मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। देखिए बहुत से साइंटिस्टों ने तो सुसाइड की है और सुसाइड किया है और उनकी थ्योरी उनके सुसाइड करने के बाद सक्सेस हुई है। क्या आप बता सकते हैं कुछ ऐसे साइंटिस्ट के नाम? एक बहुत ही जबरदस्त साइंटिस्ट थे। ठीक है, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ इनकी पिक्यूलियर हैबिट्स के बारे में। देखिए, सबसे पहले मैंने लेक्चर शुरू होने से पहले ही बताया था कि ये जो टेस्ला हैं वो पियर्स्ड ईयर से बड़ा डरते थे और ज्वेलरी से बड़ा डरते थे। अगर ये इन चीज़ों को, इसीलिए ये औरतों से और दूर भागते थे, तो ये एकदम इनको बीमार पड़ जाते थे ये। ठीक है, जर्म्स, इनको एक फोबिया था कि कुछ भी मैं छूंगा मुझे जर्म्स लग जाएंगे, तो कॉन्स्टेंटली अपने हाथ धोते रहते थे, हैंड वॉश करते रहते थे, जो कि एक अच्छी बात है, लेकिन किसी चीज का ऑब्सेशन होना अच्छी बात नहीं है। और ये बोलते थे कि भैया जो भी मैं इन्वेंशन कर रहा हूं वो मुझे विजन्स आते हैं। ऐसा बोलते थे कि मैं सुपर नेचुरल पावर्स, यानी कि जो जिसको हम जो सुपर नेचुरल है, मतलब नेचर से भी ऊपर है, कंट्रोलिंग पावर्स के मैं संपर्क में हूं, एलियंस के मैं संपर्क में हूं, आउटर स्पेस के मैं संपर्क में हूं। ठीक है, देखिए इसके 2 रीजन होते हैं, है ना। या तो सच में हो सकता है कोई ना कोई कंट्रोलिंग पावर हो, ठीक है, जो आपको वाकई गाइड करती है, क्योंकि मैक्सिमम साइंटिस्ट की अगर आप देखेंगे तो ये यही बोलते हैं कि भैया कोई ना, मतलब उनको विजन्स आते हैं, सपने में आते हैं, भगवान उनको गाइड करते हैं। या फिर हो सकता है दिमाग उस लेवल पे पहुंच जाता हो कि चीजें अपने आप होने लगती हो, क्योंकि हमारे न्यूरॉन्स और जो हमारा नेटवर्क है वो बनता बिगड़ता रहता है। जो हमारा दिमाग है ना वो यूनिवर्स ही है एक तरह से। ठीक है, और बहुत सारी चीजें हैं, तो ये इसके कोई भी कारण हो सकते हैं। खैर वो तो रिसर्च का विषय है और देखते हैं फिजिक्स उस पर कितना आगे बढ़ेगी, है ना। तो ये चीज़ है। टेस्ला सोते नहीं थे, रेयरली स्लेप्ट, और खाली ऐसा बोला जाता था कि बस 2 घंटे ही सोते थे। इतना काम करते थे, दिन भर काम करते रहते थे और पूरे के पूरे भैया वेजिटेरियन थे। मैंने बताया था ना, ह्यूमन बॉडी इज अ हर्बीवोर। अगर हेल्दी रहना है और अपना दिमाग चलाना है बढ़िया अच्छे से, तो भैया वेजिटेरियन हो जाओ। कोई भी नॉनवेज वाला इसको ऑफेंड ना होना भैया, ठीक है, लेकिन ये सच्चाई है ना। तो ये सारी चीजें थी। और जैसा कि मैंने बताया 3 नंबर से काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड थे ये। और भी बहुत सारी चीजें थी। इनकी मेमोरी बहुत तेज थी, इडियोटिक मेमोरी थी इनकी एकदम। कैलकुलस अपने दिमाग में ही सॉल्व कर लेते थे, जो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन होता है जिसकी वजह से फिजिक्स चलती है, ठीक है, वो अपने दिमाग में ही सॉल्व करके सॉल्यूशंस दे देते थे। तो बहुत बड़ी बात थी। तो ये थे हमारे टेस्ला, ठीक है। तो आशा करता हूं आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। ये जो पिक है, ये जब टेस्ला कॉइल ये डिजाइन कर रहे थे और अपने उस एम्बिशियस प्रोजेक्ट वायरलेस ट्रांसमिशन पे काम कर रहे थे, ये तब की पिक है, ठीक है। और एक चीज बताना चाहूंगा कि टेस्ला की जब डेथ होती है तो उस डेथ के बाद जो टेस्ला के पेपर्स थे वो तुरंत यूएसए ने एक्वायर कर लिए थे। देखिए था क्या कि मैं बताना चाहूंगा कि 1943 में इनकी डेथ हुई थी और इसी समय वर्ल्ड वॉर 2 छिड़ रहा था।
तो यूएस गवर्नमेंट को ये बहुत ज़्यादा परेशानी का सबब था कि कहीं अगर ये दुश्मन या हिटलर के हाथ लग गए इनके पेपर्स तो बहुत बड़ी अनहोनी हो सकती है। तो जैसे ही इनकी डेथ हुई, जितनी भी इनके पोजीशंस थे, जितने भी इनके पेपर्स थे, वो तुरंत यूएस ने अपने अंडर ले लिए। फिर फाइनली उनको 1952 में पब्लिश किया गया और बाद में इनको यूगोस्लाविया में रखा गया, जो कि टेस्ला म्यूजियम अभी कहलाता है। ठीक है, और आज भी भैया टेस्ला जो है वो अमर है और उनके इन्वेंशंस, इवन यूनिट हम मैग्नेटिक फील्ड का टेस्ला ही यूज करते हैं, अभी तक यूज होता है। घर घर में अल्टरनेटिंग करंट आता है और इनकी वजह से आज टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है। गजब के इंसान, सल्यूट है सर आपको। तो ये मेरे लेक्चर का एंड है, 2 पार्ट्स में था। आशा करता हूं आपको बहुत पसंद आया होगा। अगला जो लेक्चर होगा वो इंडिया के एक बहुत बड़े आर्टिस्ट पे होगा। मैं और भी साइंटिस्ट के लेक्चर लेके आऊंगा, सीरीज यहाँ पे खत्म नहीं हो रही है, लेकिन बहुत बड़े आर्टिस्ट पे होगा भैया, जिन्होंने भारत का नाम वर्ल्ड में फैला दिया। इनकी पोएम्स, इनके प्लेस के तो क्या कहने, और इनको सबसे बड़ा अवार्ड मिला था भैया। अब ज्यादा बोलूंगा तो पता चल जाएगा, फिर उसमें मजा कहां। बताइएगा कमेंट बॉक्स में अगला लेक्चर किस पे होगा। तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।